बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लेमार्क जी की थ्योरी पढ़ ली थी, राइट। लेमार्क जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने जिराफ का बताया था। जिराफ के लिए क्या बताया कि पहले उन्होंने बताया कि पहले जिराफ जिनकी इतनी लंबी लंबी गर्दन होती है, पहले उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। उनकी गर्दन क्या थी, छोटी थी। लेकिन फिर जिराफ जी को क्या हुआ, उनको उन्होंने देखा यार सब नीचे वाला सारे घास पत्ते पेड़ पौधे मैं खा चुका हूँ, अब मुझे थोड़ा ऊंची वाली लीव्स खानी है ना, जो ऊपर है। अब क्योंकि उनकी गर्दन छोटी थी तो उनको क्या करना पड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उचकना पड़ रहा था। अब उचकने की वजह से क्या हो रहा था, एक इंटरनल फोर्स जो बॉडी के अंदर थी, उस इंटरनल फोर्स के वजह से क्या हो रहा था, क्या हो रही थी, धीरे 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 करके उनकी गर्दन लंबी होती जा रही थी। तो यानी कि उस जिराफ ने अपनी नेक का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करा, यूज़ किया, जिसके वजह से वो ऑर्गन, वो पार्ट यानी कि वो नेक क्या होगी, थोड़ी सी वो स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रांग हो गई। तो लेमार्क जी ने इसी के बेसिस पे थ्योरी दी कि जिस ऑर्गन को हम लोग बहुत अच्छा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और जिस ऑर्गन का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, वो वीकन हो जाता है। देखो कहीं ना कहीं तो सच है। हमने क्या किया, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सबको पता है हमारी बॉडी में है, अब उसका कोई फंक्शन नहीं है, बस रखा हुआ है ना, बस प्रेजेंट है, ऐसे ही बस प्रेजेंट है। और ठीक है, तो क्या हो रहा है, कुछ यूज नहीं है तो अब वो वीक है। मतलब अगर उसको निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यार ये, चलो उस जिराफ ने अपने अंदर की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या किया, अपनी गर्दन लंबी कर दी। अब वो गर्दन जो लंबी थी, लंबी हो गई उस जिराफ की, ऐसे उचक उचक के लंबी हो गई यार। वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे गई और उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैसे गई। तो ये सारी चीज़ें लेमार्क जी ने बात करी, जिनके इस थ्योरी को क्या करा गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। जब क्या हुआ था, वो माइस वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, जब क्या किया था, माइस की पूंछ काटी थी, हर जनरेशन की, बहुत सारी जनरेशन तक पूंछ काटी, फिर भी विद एक भी माइस ऐसा प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसकी पूंछ नहीं थी या टेल नहीं थी, है ना, पूंछ नहीं समझ आ रहा हो तो टेल नहीं थी। तो यार ये देखते हुए क्या किया यार, ऐसा तो नहीं हो रहा है, मतलब वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में नहीं जा रहा है जिससे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा पाए। तो अब सेम आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक और थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है डार्विनिज्म, या फिर हम लोग बोलते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो इस थ्योरी में हम ऑलरेडी किसके बारे में बात कर चुके हैं, हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या बात करी है कि नेचर क्या करता है, सिलेक्ट करता है ना। जो ऑर्गेनिज्म नेचर के हिसाब से सर्वाइवल कर सकता है या अपने आप को अडाप्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, नेचर उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, बोलेगा यार तू सर्वाइव कर ले, तुझे मैं आगे और ज्यादा नंबर में देखना चाहता हूँ क्योंकि तू इस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है, या ये एनवायरनमेंट तेरे लिए सूटेबल है, वाइस वर्सा हो सकता है ना। तो डार्विन जी ने थ्योरी पता है कब दी थी, उन्होंने पहले, मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक और थे, एक और इंसान थे, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस। ये कौन थे, थॉमस मैथस। ये कौन थे, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने यार बहुत सारी थ्योरी दी थी रिगार्डिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन के साइज से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी दी थी। तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस होके, जागृत होके क्या किया होगा, डार्विन जी ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी दे दी। अब थॉमस मैल्थस जी ने ऐसा क्या ही बोला था जो डार्विन जी इतने प्रेरित हो गए, इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी भी बना दी और आगे क्या करा, आगे प्रेजेंट करी। अब थॉमस मैल्थस जी ने कुछ पॉइंट्स बताए थे, क्या बताए थे,
कुछ पॉइंट्स बताए थे थॉमस मैल्थस जी ने। पहला पॉइंट क्या था कि पॉपुलेशन हैज एन इनहेरेंट कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स नंबर एक्सपोनेंशियली। पॉपुलेशन के पास ये इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू इंक्रीज इट्स नंबर, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है एक पॉपुलेशन में, और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके एक नंबर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करके, बिल्कुल एंड लेवल तक रिप्रोड्यूस करके क्या कर सकते हैं, उस पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला कुछ जो सेलिएंट फीचर था किसके बारे में, थॉमस मैल्थस जी के उसके बारे में, दैट पॉपुलेशन हैज एन inherent capacity to increase its size exponentially। क्या बोला कि एक्सपोनेंशियली एक पॉपुलेशन अपना साइज क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। कब इंक्रीज कर सकती है, अगर उस पॉपुलेशन ने मैक्सिमली रिप्रोड्यूस किया हो। रिप्रोड्यूस करने से ही तो नई प्रोजेनी बनेगी, नई जनरेशन बनेगी। तो कब कर सकती है, इफ उस जनरेशन ने क्या करा हो, मैक्सिमली रिप्रोड्यूस किया हो। ठीक है, करेक्ट है, रिप्रोड्यूस करेगी। अगर मैक्सिमल उस पर रिप्रोड्यूस कर रही है तो यार ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन तो उस पॉपुलेशन का, उस स्पीशीज, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है। दूसरी चीज क्या बोली, दूसरी चीज बोली दैट नेचर कीप्स अ कंट्रोल ऑन दी over the size of population, कि नेचर साइज ऑफ पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखती है। कैसे रख रही है यार, वेब साइकिल, फूड चेन, सबके बारे में पता है ना। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे कर रहा है, प्रेडेटर है, प्रेज है, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो एक क्या मेंटेन हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है नेचर के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बोला इन्होंने बोला कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स, सोचो ना, मतलब सोचो कि क्या हो रहा है, ऐसे करके एक पॉपुलेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज इतने से ही हैं। अब इतने से नेचुरल रिसोर्सेज हैं यार, उन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है, उन नेचुरल रिसोर्सेज को, इतने से रिसोर्स में, उन स्पीशीज को इतने से रिसोर्स में से काम चलाना है। अब काम कैसे चलेगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हैं वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अब अगर वो लिमिटेड है इन नेचर, यानी कि अगर उनको एक्सप्लॉइट किया गया तो पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन के साइज पे इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स था, यहाँ पर कौन रह रहा है, ए बी सी डी ई करके बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब सोचो क्या हुआ, इस ई ने क्या करा, है ना, इस ई ने ये सारा नेचुरल रिसोर्स यूज कर लिया। अब बेचारे ए बी सी डी कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा खाने पीने के लिए, कुछ यूटिलाइजेशन के लिए नहीं मिल रहा, तो मरेंगे, खत्म होंगे। तो जिसके वजह से क्या होगा यार, आपका जेनेटिक वेरिएबिलिटी गई ना, है ना। तो क्या बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होंगे तो क्या होगा, अगर इनको एक्सप्लॉइट करा गया तो इस एक्सप्लॉइटेशन के वजह से क्या होगा, आपका पॉपुलेशन साइज विल गेट, क्या होगा, पॉपुलेशन साइज विल गेट अफेक्टेड। ठीक है, क्लियर है। अब एक जो लास्ट पॉइंट बोला गया, दैट
क्या बोला गया, दैट पॉपुलेशन रिमेन नियरली स्टेबल इन साइज, दैट पॉपुलेशन रिमेन नियरली स्टेबल इन साइज। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, नियरली स्टेबल है इन साइज। ठीक है, जितना जा रहा है उतना आ भी रहा है, तो ऑलमोस्ट क्या रहती है, स्टेबल रहती है, अगर हम लोग साइज की बात करें। ठीक है, ठीक है। अब यार देखो, जब हम लोग इन सारे पोस्टुलेट्स को देखा, पढ़ा, समझा, परखा, ये सारी चीज़ें हमने करी, तो हमें क्या समझ आया कि अगर पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड है ना, अगर पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड है तो फूड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिसोर्स के लिए कंपटीशन भी होगा, स्ट्रगल भी होगा। अब जब कंपटीशन होगा, स्ट्रगल होगा, तो जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडाप्ट कर पाएगा, अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, वही क्या होगा, आगे जाके अपनी नई स्पीशीज क्या कर पाएगा, फॉर्म कर पाएगा। वही ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सरवाइव कर पाया सॉरी, वही आगे क्या कर पाएगा, वो और नंबर ऑफ स्पीशीज प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, अब एक हमने पढ़ा था वॉलेस जी ने क्या किया था, वॉलेस जी ने भी आपके नेचुरल सिलेक्शन की बारे में बात करी थी। तो अकॉर्डिंग टू वॉलेस जी, डार्विन जी ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जी की थ्योरी में कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करी थी डार्विन जी ने? बात करी थी सबसे पहले हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सेकेंड उन्होंने किसके बारे में बात करी थी? सेकेंड उन्होंने बात करी थी टोटल नंबर क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थर्ड चीज के बारे में उन्होंने बात करी थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जब इतना कंपटीशन होगा, इतनी मार धाड़ होगी, तो जो क्या कर पाएगा, स्ट्रगल कर पाएगा, वही क्या होगा, वही तो एग्जिस्ट करेगा। जो स्ट्रगल ही नहीं किया, जिसने पहले ही हाथ पैर छोड़ दिए यार, मतलब अब बिल्कुल त्याग करके बैठ गया है कि मुझसे नहीं होगा, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए डरना नहीं है ना, कंपटीशन से यार कभी डरना नहीं है। कंपटीशन तो देखो आना ही है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। और जब मेहनत पे भरोसा होता है ना यार, तो हर चीज़ पूरी होती है, हर चीज़ पूरी होती है। यहाँ पर भी देखो, लाइफ में आप यही तो कर रहे हो, आप सरवाइव कर रहे हो तभी आगे बढ़ रहे हो। बिना सर्वाइवल के तो आगे नहीं बढ़ा जा रहा ना, चाहे किसी भी चीज़ में हो, है ना। फर्स्ट से दूसरी में आए, दूसरी से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके क्या हुआ यार, बेसिकली सर्वाइवल ही तो हुआ। आपने अपने आप को अडाप्ट करा तो आप सेकंड में आ गए, सेकंड से थर्ड में आ गए। तो यार यही सारी चीज़ें होती हैं जो सर्वाइवल, या हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हो। और स्ट्रगल यार जिंदगी भर का है, अभी भी, बाद में भी। बट हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगेगा यार स्ट्रगल वर्थ इट था। जब डॉक्टर बनोगे ना, तब लगेगा कि स्ट्रगल वर्थ इट था, है ना। तो उसका वेट करना है, उस फल का वेट करना है। तो थर्ड क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फोर्थ किसके बारे में बात करी, वेरिएशंस के बारे में बात करी। ठीक है, फिफ्थ उन्होंने किसके बारे में बात करी, फिफ्थ बात करी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। क्या था, जो फिट होगा, है ना, अपने आप को सरवाइव करके उसने क्या कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया है, फिटर कर लिया है, फिटेस्ट कर लिया है, वो क्या कर लेगा, सरवाइव, आगे भी रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी का नंबर बढ़ाता रहेगा। ठीक है, सिक्स्थ किस चीज के बारे में बात हुई यार, सिक्स्थ चीज के बारे में जो बात हुई थी, दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन, ऑब्वियसली। ठीक है, तो डार्विन जी की थ्योरी इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, अब जितने भी सक्सेसफुली ऑर्गेनिज्म अभी है ना, सॉरी, जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट है, जी रहे हैं, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उनके पास क्या है,
बायोटिक पोटेंशियल है या फिर उनके पास रिप्रोडक्टिव रेट उनका क्या है, हाई है। अगर हाई रिप्रोडक्टिव है रेट है, हाई पोटेंशियल है, तो क्या बोलेंगे यार, तो हम लोग बोलेंगे ना कि क्या हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल था तभी क्या कर पाया, रिप्रोड्यूस कर पाया, है ना। क्योंकि पहले क्या किया, पहले आई बहुत सारी कंडीशन, मुश्किलें, मुश्किलें में हमने क्या करा, स्ट्रगल करा। स्ट्रगल के बाद हमने क्या किया, अडाप्ट करा। स्ट्रगल करने के लिए हमने क्या करा, अपने आप को अडाप्ट करा। अब जैसे जैसे अडाप्ट करते गए, सर्वाइवल आता गया, सर्वाइवल आया तो हमने क्या सोचा, हम आ गए हैं तो हमारी प्रोजेनी भी इसमें आनी चाहिए। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, रिप्रोडक्टिव रेट इंक्रीज करना शुरू कर दिया। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी सक्सेसफुली यहां प्रेजेंट है, दे हैव हाई बायोटिक पोटेंशियल एंड हाई रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है, उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है, इसलिए वो यहां पर अभी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यार ये तो सबको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना रिप्रोडक्शन रेट होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म का अपना रिप्रोडक्टिव रेट होता है। कोई किसी पर्टिकुलर सीजन का वेट करता है फॉर ब्रीडिंग, है ना, कोई किसी चीज का वेट कर रहा है, कोई किसी चीज का वेट कर रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हर एक का क्या है, एक डिफरेंट रिप्रोडक्शन रेट है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रिप्रोडक्टिव रेट होता है, अलग अलग सीजन भी होता है यार, अलग अलग सीजन है, बिल्कुल, है ना। अब यार देखो, अब हो क्या रहा है कि अगर हमें सरवाइव करना है ना, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली सरवाइव करना है, तो वो जो सक्सेसफुली सरवाइव करने के लिए उसको क्या क्या होना जरूरी है, उसका फिटेस्ट होना जरूरी है। उसको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल के बाद उसको अपने आप को क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है, उसका हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया तो नेचर कैसे मना करेगा, वो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी वाला सिस्टम है। जब अपने आप को तुमने इतना स्टेबल कर लिया तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, है ना, कोई मना नहीं करेगा। हाँ, ध्यान से सुन लो, लेकिन अभी मत करना, है ना, अभी पढ़ाई करनी है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। अब डार्विन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। डार्विन जी की थ्योरी क्या थी, डार्विन जी ने क्या बताया कि कुछ वेरिएशंस के वजह से, है ना, वेरिएशंस आई। मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने रिप्रोड्यूस करा, एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब एक उसी सेम स्पीशीज का एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, उसमें क्या हुआ, थोड़े से चेंजेस आए, यानी कि वेरिएशन आए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये क्या हुआ, ये वेरिएशन आपस में क्या करती गई, अक्यूमुलेट करती गई, और एकदम अचानक फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, इस अक्यूमुलेशन के वजह से एक नई स्पीशीज निकल के बाहर आ गई यार, एक नई स्पीशीज निकल के बाहर आई। ठीक है, अब उन्होंने सब ये सब तो बता दिया था, लेकिन अभी भी वो एक जगह अटक रहे थे। कहाँ अटक रहे थे कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा कैसे रहा है। मेन क्वेश्चन ही तो ये है, ना लेमार्क जी समझा पाए, ना डार्विन जी समझा पाए। तो डार्विन जी ने क्या बोला, डार्विन जी ने बोला कि क्या हो रहा था, डार्विन जी ने एक थ्योरी दी इस चीज को समझाने के लिए, जिसको हम लोगों ने बोला थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। किसने दी, ये दी थी यार डार्विन जी ने। अब डार्विन जी ने इस थ्योरी के रिगार्डिंग क्या बोला, डार्विन जी ने बताया यार कि हर ऑर्गन अपना एक हेरिडिटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मान लो तुम्हारे ब्रेन ने कुछ प्रोड्यूस करा, तुम्हारे हार्ट ने कुछ प्रोड्यूस करा, तुम्हारे किडनी ने, लंग्स ने, आपके लिवर ने, हर एक ऑर्गन ने क्या करा, अपना कुछ हेरिडिटरी प्रोडक्ट क्या करा, रिलीज करा। कहाँ पर रिलीज कर दिया, ब्लड में रिलीज कर दिया। अब वो सारा जो रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस था जो आपके ब्लड में आया था, ब्लड से कहाँ गया, ब्लड से वो पहुंचा कहां पर, आपके नए ऑर्गेनिज्म में, एक नई प्रोजेनी में पहुंचा। ब्लड के थ्रू कहां गया, नई प्रोजेनी में पहुंच गया। तो ये जो हेरिडिटरी प्रोडक्ट जो आपके हर ऑर्गन में प्रोड्यूस किया, इसको हम लोगों ने बोला पैनजीन्स, या फिर बोला जेम्यूल्स।
ठीक है, तो ये क्या बोला कि ये सारी चीज इकट्ठा हुई, ब्लड में आई, ब्लड से कहाँ गई, गैमीट में आई होंगी, और गैमीट से जब फ्यूजन हुआ होगा तो नई प्रोजेनी में पहुंच गई, है ना। कितना इजी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाना, कितना बढ़िया इजी सा टास्क बता दिया। सबने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, ब्लड में डाल दिया, बोला पहुंचा दे इसको अपनी जगह, ऐसा नहीं हो रहा ठीक है। अब उनकी ये थ्योरी देख के एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, इन्होंने इस थ्योरी को देख के, इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए बेसिकली अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। और इस थ्योरी को किसने दिया था, वीसमैन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेक्स सेल्स प्रेजेंट है या जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ये जर्म सेल्स आर केपेबल टू प्रोड्यूस, क्या करने के लिए, एक नए ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेड कैरेक्टर्स लेने पहुंचाने के, मतलब जैसे जर्म सेल्स क्या है, हमारी गैमीट्स है, गैमीट्स क्या करते हैं, आपके कैरेक्टर्स को आपकी आने वाली प्रोजेनी में पहुंचाएंगे। उस समय क्या बोल रहे थे हम लोग, बोल रहे थे जर्म सेल्स, या हम लोग क्या बोल रहे थे, सेक्स सेल्स। और इनसे हमें क्या पता चल रहा था, इनसे हमें पता चल रहा था यार कि क्या हो रहा है, इनसे आपके कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं। और इस थ्योरी के वजह से क्या हुआ, डार्विन जी की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यार हो क्या रहा था, क्योंकि डार्विन जी ने क्या बोला था कि वेरिएशंस आ रही हैं, है ना, हर एक नई जनरेशन में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रही है। क्या आया, फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन आई। अब ये वेरिएशंस क्या हुई, धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो गई, यानी कि क्या हुआ, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो गया। अब जब ये वेरिएशंस इतनी ज्यादा अक्यूमुलेट हो गई तो एकदम से हमें क्या दिखा, हमें मिल गई न्यू स्पीशीज, है ना, कुछ अलग सा दिख गया, कुछ अलग सी स्पीशीज मिल गई। ठीक है, क्लियर है। ये किसने बोला, ये बोला आपके डार्विन जी ने कि अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस के वजह से एक नई स्पीशीज मिल गई, क्योंकि वेरिएशन क्या कर रही थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या हो रहा था, ये एक वेरिएशन थी, ठीक है, ये एक वेरिएशन थी, इन्होंने ये वेरिएशन बना दी, फिर ये अगले जनरेशन में चली गई, उसकी वेरिएशन ऐड हुई, उसकी वेरिएशन ऐड हुई, और धीरे धीरे क्या हुआ, अक्यूमुलेशन की वजह से एक नई स्पीशीज हमें मिल गई। अब क्या होगा, जो डार्विन जी की पूरी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाला, जो ये पूरा डार्विनिज्म की बात करते हैं, तो डार्विनिज्म इज बेस्ड ऑन टू की पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है। पहला है यार ब्रांचिंग डिसेंट, 2 की पॉइंट्स कौन से हैं, पहला है ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा क्या है आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये ब्रांचिंग डिसेंट किस चिड़िया का नाम है, तो किसी चिड़िया का नाम नहीं है। ब्रांचिंग डिसेंट क्या बता रहा है, ब्रांचिंग डिसेंट बता रहा है मतलब ये दोनों पहले तो क्या थे, ये दोनों वर की कंसेप्ट्स, क्या थे, ये थे यार की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है, अब इन्होंने ब्रांचिंग डिसेंट क्या था, क्या है, इन्होंने बोला कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन एक तरह का ब्रांचिंग प्रोसेस है। क्या बोला, इवोल्यूशन एक तरह का ब्रांचिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब कैसे कैसे ब्रांचिंग प्रोसेस होगा, इन्होंने बोला कि टाइम के साथ साथ नए लाइफ फॉर्म्स आते रहते हैं और ये लाइफ फॉर्म एज ब्रांचेस आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कॉमन एंसेस्ट्री शो होती है। ठीक है, ये कोई पर्सन था, इसके 2 बच्चे, ठीक है,
देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब मान लो ऐसे 7-8 जनरेशन चला, 7-8 जनरेशन के बाद क्या हुआ, अचानक से एक अलग सा लाइफ फॉर्म यहाँ पर अराइज हुआ, ठीक है, अचानक से एक नया लाइफ फॉर्म यहाँ पर अराइज हुआ। तो देखो यार एक ब्रांच ही तो है ये, है ना, और एक कॉमन एंसेस्ट्री भी शो हो रही है। क्या हो रही है, कॉमन एंसेस्ट्री भी यहाँ पर शो हुई, और क्या हुआ, एक एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही हमारा एक नया लाइफ फॉर्म अराइज हुआ। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन क्या है, एक ब्रांचिंग प्रोसेस है जो क्या शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री भी शो करता है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री भी शो कर रहा है। अब नेचुरल सिलेक्शन से क्या पता चल रहा है, एक तो नेचर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहा है, तो इस केस में जब नई लाइफ स्पीशीज बन रही है, लाइफ फॉर्म्स बन रही हैं, तो इस केस में डार्विन जी ने क्या बताया, डार्विन जी ने बताया कि यार जो यूजफुल वेरिएशंस थी उनके साथ क्या किया गया, उनको करा गया सिलेक्ट। अब जब सिलेक्ट कर लिया गया उनको बच्चों, तो क्या हुआ, ये आगे जाके अक्यूमुलेट हुई और एक नई स्पीशीज, एक नया लाइफ फॉर्म हमें मिल गया। ये क्या थी, ये थी थ्योरी ऑफ डार्विन जी या डार्विन्स थ्योरी। अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी। अब जब भी हम लोग म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं या म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ये किसने दी थी, इट वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी वेरीज, ठीक है, किसने दी थी, ह्यूगो डी वेरीज ने दी थी, ठीक है। अब कैसे दी थी, ये जो ह्यूगो डी वेरीज थे ना, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सबने वही करा है, तुम ही नहीं कर रहे हो। ये किस पे काम कर रहे थे यार, ये काम कर रहे थे किस पे, वाइल्ड वेराइटी ऑफ इवनिंग प्रिमरोज पे काम कर रहे थे। अब क्या मुझे कोई साइंटिफिक नेम बता सकता है इवनिंग प्रिमरोज का, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, यार बता दिया करो ना, थोड़ा तो बता सकते हो। तो इनका जो इवनिंग प्रिमरोज का जो नाम था यार, वो था ऑर्नियोथेरा, क्या था, ओएनोथेरा, ऑर्नियो नहीं है यार, ओएनोथेरा लेमार कियाना, एक बार स्पेलिंग देख लेना, बट ये क्या है, इवनिंग प्रिमरोज का क्या है, नाम है, साइंटिफिक नेम है। अब ह्यूगो डी वेरीज के अकॉर्डिंग या इस म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो नई स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही हैं, जो नई स्पीशीज, नए लाइफ फॉर्म्स बन रहे हैं, वो नए लाइफ फॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के वजह से बन रहे हैं, ठीक है, किसके वजह से बन रहे हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यू लाइफ फॉर्म्स थे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यू लाइफ फॉर्म्स थे वो कैसे बन रहे थे, लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस कैसे आ रहे थे, ये वेरिएशंस आ रहे थे सडनली, ठीक है, कैसे आ रहे थे, सडनली आ रहे थे, जिनके वजह से क्या हो रहा था यार, नए लाइफ फॉर्म्स बन रहे थे। अब ह्यूगो डी वेरीज ने इस थ्योरी में कुछ फीचर्स बताए, इस थ्योरी के कुछ मेन फ्यूचर्स, क्या फ्यूचर्स नहीं, फ्यूचर्स तो तुम हो, क्या हो, तुम हो यार, फ्यूचर इस दुनिया का। तो मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पता ही है ना तुम्हें म्यूटेशन क्या होती है, सडन चेंज जो आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मोस्टली क्या होती है, या तो कुछ चेंज नहीं लाती, न्यूट्रल रह जाती है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो कर देती है, ठीक है। तो जब कभी भी कुछ यूजफुल शो कर रही है, एक नई स्पीशीज बना रही है, तो तब हमारे लिए इट इज़ यूजफुल, ठीक है। तो पहला क्या था, क्या बोला गया कि पहला जो फीचर था, पहला फीचर
था कि म्यूटेशन या टाइम टू टाइम आती रहती है ना। म्यूटेशन क्या आ रही है, टाइम टू टाइम आती रहती है जब एक पर्सन या एक पॉपुलेशन नेचुरल ब्रीडिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो, है ना। अगर एक पॉपुलेशन अपना काम, मतलब जैसे तुम नहीं हो, तुम अपना पढ़ाई वढ़ाई सब टाइम पे करते रहते हो और टाइम टू टाइम आपके पास क्या आते रहते हैं, टेस्ट आते रहते हैं। तो ये वही म्यूटेशन क्या है, टेस्ट की तरह है ये, और ऊपर से क्या है, सरप्राइज टेस्ट की तरह है, जो क्या आ रहा है, टाइम टू टाइम आपके पास आता रहता है। तो क्या बोला, पहला फीचर क्या था, म्यूटेशंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं टेस्ट भी नहीं, डाउट्स की तरह बोल सकते हैं कि डाउट, जैसे कुछ पढ़ रहे हो एकदम से डाउट आ गया, फिर कुछ पढ़ा फिर डाउट आ गया, फिर कुछ पढ़ा फिर डाउट आ गया। तो क्या हुआ, हमने क्या बोला, सबसे पहले ह्यूगो डी वरीज ने बोला कि म्यूटेशन अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, म्यूटेशन अराइज टाइम टू टाइम अमंग्स द इंडिविजुअल्स ऑफ नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन। कब, जब एक पॉपुलेशन नेचुरली ब्रीड कर रही है, नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, पहले तो क्या है, डाउट की तरह है, कभी भी आ जाता है। ठीक है, म्यूटेशंस आर हेरिड, नेक्स्ट चीज जो बोली गई कि जो ये जो म्यूटेशंस थी यार, क्योंकि जेनेटिक्स में चेंजेस हो रही थी, तो ये क्या थी, म्यूटेशंस आर हेरिटेबल। क्या है, हेरिटेबल है, और जिसके वजह से क्या हो सकता है, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब ह्यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन थी, म्यूटेशन कैसी थी आपकी, लार्ज, यहां पर हमने लिखा अभी अभी, लार्ज थी और सडन थी। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के वजह से हो रही थी। किसके वजह से हो रही थी, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब वहीं पर ये किसके अकॉर्डिंग थी, ये थी आपकी ह्यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब डार्विन जी ने भी कुछ बताया था यार, डार्विन जी ने क्या बताया था, डार्विन जी ने बताया था वेरिएशंस के बारे में, और ये वेरिएशन क्या कर रही थी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही थी, अक्यूमुलेट हो रही थी, और उस अक्यूमुलेशन के वजह से नई स्पीशीज बन रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डार्विन किसके वजह से हो रहा था, स्मॉल, दिस वॉज स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ठीक है, क्या बोला गया कि डार्विन जी ने बोला, क्या बोला गया कि दिस वॉज स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ठीक है, क्लियर है। अब ये आपकी क्या थी, म्यूटेशन थ्योरी थी। अब आपकी बुक में एक टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कि अब यार इतनी सारी थ्योरी, 3 थ्योरी तो मैम ने ही पढ़ा दी, अब इन 3 थ्योरी में से कौन सी थ्योरी हमें अपनानी है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, या कौन सी थ्योरी के वजह से सच में इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सच में इवोल्यूशन हो रहा है, ये हमें जानना था। तो हम क्या करने लगे, हम रिसर्च करने लग गए। ठीक है, क्या करने लग गए, हम रिसर्च करने लग गए इसके ऊपर कि असल में कौन था, किसके वजह से सही थ्योरी, कौन सी थ्योरी हमें अपनानी चाहिए। तो जब हम लोगों ने देखा, हमने समझा परखा, सारी थ्योरीज पढ़ी, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग क्या देख रहे थे, इवोल्यूशन किसके अकॉर्डिंग, हम लोग किस बेस पे बोल रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ है, जब कोई नई स्पीशीज बन रही थी। तो जब कोई नई स्पीशीज बनती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पीसिएशन। स्पीसिएशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, या फिर हम लोग कह सकते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, बाय विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड। ठीक है,
एक ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से एक नई स्पीशीज बन रही है। ठीक है, अब अगर नई स्पीशीज बनेगी यानी कि क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। ये नई स्पीशीज क्या रेफर कर रही है, क्या शो कर रही है, न्यू स्पीशीज क्या रेफर कर रही है कि यार एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, साक्षात प्रमाण है किस चीज का, एवोल्यूशन का। ठीक है, क्लियर है। अब ये नए स्पीशीज अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जी, उन्होंने क्या बोला था, फिर से बता रही हूं, इसमें वही करना है हमें, बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। अकॉर्डिंग टू डार्विन जी हमने क्या वो देखा कि अकॉर्डिंग टू डार्विन जी कुछ इनहेरिटेबल वेरिएशंस आई। उनको ये नहीं पता था कि किस वजह से ये मतलब कैसे इनहेरिट हो पा रहा था। कुछ इनहेरिटेबल वेरिएशंस के वजह से जो वेरिएशन क्या हुआ, धीरे 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 अक्यूमुलेट होने लगी, और अक्यूमुलेशन के वजह से एक दिन क्या हुआ, हमें एक नई स्पीशीज मिल गई। ठीक है, जबकि जो हमारी यूगोडीवरीज थे उनके इस नई स्पीशीज के फॉर्मेशन के कुछ अलग रिव्यूज थे, कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना। पीओवी सबका अलग था। अब इंस्टाग्राम पे ही बस पीओवी मत दिया करो, इनके पीओवी भी सुन लो, बाद में देना पीओवी। ठीक है, तो जब हमने देखा तो क्या हमें क्या क्या पता चला। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हमें यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात करनी है, डार्विन जी के बारे में, ठीक है, और हमें किसके बारे में बात करनी है, यूगो डी व्रीस के बारे में। ठीक है, अब डार्विन जी के बारे में जब हमने बात करी तो डार्विन जी क्या कर रहे थे, डार्विन जी के अकॉर्डिंग जो डार्विन वेरिएशन की इन्होंने बात करी थी, डार्विन वेरिएशंस कैसी थी, डार्विन वेरिएशंस वर स्मॉल। ठीक है, स्मॉल थी, छोटी थी, यानी कि ये अगर स्मॉल है तो ये बड़ा चेंज सडनली नहीं ला सकते, कैन नॉट ब्रिंग सडन चेंज, है ना, सडन चेंज नहीं ला सकते। तभी तो डार्विन जी ने बोला कि कुछ वेरिएशंस क्या कर रही थी, अक्यूमुलेट कर रही थी, और अक्यूमुलेशन जब इकट्ठा होके बड़ी हो जा रही थी उसके बाद क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था, जिसके बाद एक नई स्पीशीज बन रही थी। ठीक है, अब यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन के बारे में बात करी मेजरली। तो म्यूटेशन के लिए उन्होंने क्या बोला, दैट म्यूटेशंस आर लार्ज और सडन चेंज लेके आते हैं। ठीक है, सडन चेंज लेके आते हैं, इनको अक्यूमुलेशन की जरूरत नहीं है, जबकि इनको किसकी जरूरत है, दे नीड टू अक्यूमुलेट, इनको अक्यूमुलेशन की जरूरत है, और इनको दे डू नॉट अक्यूमुलेट। इधर पर अक्यूमुलेट का कोई चोचला ही नहीं है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अक्यूमुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, पहली चीज ये बोली। इसके अलावा जब हमने और डेप्थ में जानने की कोशिश करी तो क्या बोला कि जो वेरिएशंस थी, डार्विन जी ने बोला कि जो वेरिएशंस थी ये वेरिएशंस आर डायरेक्शनल, है ना। हमें पता है कि एक डायरेक्शन में जानी है, कैसे पता है, यहां से अक्यूमुलेट होनी शुरू करी थी, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे वाली जनरेशन में आगे वाली आगे वाली आगे वाली आगे वाली, तो हमें पता है यार किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अक्यूमुलेट किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये क्या थी, वेरिएशंस क्या थी, डायरेक्शनल थी। बट जो हमारी म्यूटेशंस थी, कौन थी जो हमारी म्यूटेशंस थी, दीज म्यूटेशंस वर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। ठीक है, म्यूटेशन क्या थी, रैंडम थी और डायरेक्शन लेस थी। इसके अलावा डार्विन जी ने बोला कि क्या है इवोल्यूशन, क्या है इवोल्यूशन, क्या है, एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है यार। ठीक है,
क्या है, स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है। वहीं पर क्या बोला, ह्यूगो डिवरीज ने बोला कि स्लो और ग्रेजुअल नहीं है, जबकि हमारा ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से जो इवोल्यूशन आ रहा है, ये क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के वजह से क्या आता है, इवोल्यूशन आ रहा है। दिस इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और इसी को क्या टर्म दिया गया, सॉल्टेशन। और इस सॉल्टेशन के वजह से क्या हो रहा था, इवोल्यूशन आ रहा था। कैसे, क्योंकि न्यू स्पीशीज बन रही थी। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया यार, यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है दोनों थ्योरी, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्डी वेनबर्ग करने वाले हैं, और हम लोग एक इवोल्यूशन ऑफ प्लांट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे एक और लेक्चर में, मतलब 10 लेक्चर में पूरे में ये इवोल्यूशन हो जाए। बट आई होप आपको इवोल्यूशन समझ आ रहा हो। और यार चैप्टर बड़ा है, लेंदी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है अगर हम लोग बोर्ड्स की बात करें, और नीट पेपर में भी यार 1-2 क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो छोड़ना तो नहीं है, पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा, और बिना पढ़े तो कुछ नहीं होना यार। देखो मैं भी थक गई हूँ, तो अब तुम भी पढ़ लो, है ना। पढ़ो और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिखाओ, स्ट्रगल करो, फिर सर्वाइव करो, और सीट ले लो यार जल्दी जल्दी, है ना। अच्छे से नंबर ले लो। जिसको डॉक्टरी करनी है वो डॉक्टर बनो, जिसको नॉर्मल क्या करना है, बीएससी करनी है, या रिसर्च में जाना है, यार बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसर्च का, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर की अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई कर लो, पढ़ाई। ठीक है, बाय।